हमारे पुश्तैनी गांव में एक कहावत है कि कनुआ हमसे सहा न जाए और कनुआ बिना रहा न जाए। ये फोन पे ईमेल करने की सुविधा भी उसी तरह है। ये वो पैरों की बेड़ी है जिसे सहा भी न जाए और इसके बिना रहा भी न जाए। लेकिन उस दिन सुबह सुबह मैंने फैसला किया था कि कम से कम अपनी मॉर्निंग वॉक के टाइम पे तो इस जंजीर को अपने पैरों से निकाल के फेंक दूंगा। मैं मजे में अपने हाथ हिलाता पार्क की ओर चल दिया। बड़ा अच्छा लग रहा था। कई साल से मोबाइल फोन का चुंबक हाथ से हटा ही नहीं था। खैर, फोन बेचारा तो बस एक सिंबल, एक चिन्ह होता है हम सबकी उस बदली हुई जिंदगी का जो हमारे पैरों से जाने कब से लिपट गई है, पीछा नहीं छोड़ती। सुबह से रात तक काम करता था, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था, सपने बेचता था। रात को जब तक घर पहुंचता था इतना थक गया होता था जैसे 50 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा हूं। थोड़ी देर टीवी देखता था, कुछ ऑर्डर करके खा लेता था, सो जाता था। 40 का था, सिंगल था, कभी शादीशुदा भी हुआ करता था, लेकिन फिर मुझे जिंदगी ने तलाक दे दिया था। अब बस हम दोनों जीवन साथी ही साथ रहते थे, मैं और मेरा अकेलापन, बड़े से शहर के एक छोटे से महंगे से अपार्टमेंट में। याद शहर से जब भी मम्मी पापा का फोन आता था तो मैं मीटिंग में होता था, कह देता था बस अभी वापस करता हूं। फिर 2 दिन बीत जाते थे। मेरे सबसे करीबी दोस्त उसी बड़े से शहर में 20 मिनट की दूरी पर रहते थे, लेकिन उनसे 20-20 महीने नहीं मिल पाता था। बस ऐसी ही थी मेरी एड हॉक शॉर्टकट जिंदगी। न खाने का कोई डिसिप्लिन, न सोने का, जीने का ढंग ऐसा कि जैसे अपनी नहीं किसी दुश्मन की जिंदगी उधार लेके जी रहा हूं। एक दिन मां के फोर्स करने पे पूरा हेल्थ चेकअप करवाया। बचपन के रिपोर्ट कार्ड की तरह कई लाल निशान आ गए थे उस रिपोर्ट पे। डॉक्टर दोस्त बन गया था। बोला संभल जाओ नहीं तो पछताओगे। तो जॉगिंग शुरू कर दी थी। मैं आज पार्क पहुंचा और अचानक कदम रोक लिए। सड़क के पार मजदूर एक होर्डिंग में एक चेहरे का बड़ा सा पोस्टर लगा रहे थे। दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखों वाली एक लड़की की तस्वीर, मेरी एक्स वाइफ रिचा की तस्वीर। ऊपर वाले ने उम्र और अक्ल का एक बड़ा पेचीदा कैलेंडर बनाया है। जब हम 20 के होते हैं तो सब पा लेने की जिद पे होते हैं। जब 30 के होते हैं तो खुद पे फख्र कर रहे होते हैं या खुद को कोस रहे होते हैं। और जब 40 के होते हैं तो हम अपने 20 और 30 के फैसलों को एक नई रोशनी में देख रहे होते हैं। ये मौका देती है हमें जिंदगी। कुछ लोग अफसोस के साथ जी लेते हैं, कुछ लोग नहीं जी पाते। मैं उन लोगों में था जो अफसोस के साथ जीना कभी सीख नहीं पाए थे। सड़क के पार होर्डिंग से मेरी एक्स वाइफ रिचा मुझे देख रही थी। वही रिचा जिससे मेरा रिश्ता कई साल पहले टूट गया था। मैं जॉगिंग करने लगा था, लेकिन सामने जॉगिंग ट्रैक नहीं, पिछली जिंदगी नजर आ रही थी। उन दिनों मॉडलिंग की दुनिया में कुछ करना चाहती थी वो कहती थी कि उसके और मॉडलिंग के ख्वाबों के बीच में मैं खड़ा था। अब वो नहीं थी। अब सड़क के पार मेरे सामने उसका ख्वाब था जो सच हो चुका था। रास्ते में पहचाने चेहरे दिख रहे थे, मैं हाथ हिला देता, पर मन में हजारों लम्हे फर्राटे से जाती कारों की तरह भाग रहे थे। शादी के रिश्ते भी कारों जैसे होते हैं। पुराने जमाने में जिंदगी भर चलते थे, अब चमचमाते हुए पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत तो मिलते हैं, लेकिन जिंदगी भर की गारंटी के साथ नहीं आते। 4-5 साल में खराबियां निकल आती हैं, शोर करने लगती हैं, एवरेज कम हो जाता है। हमारी शादी में भी एवरेज कम हो गया था और एक दिन रुक गई। बीचों बीच एक वीरान सड़क पे, जहां पीछे दूर तक कोई खूबसूरत याद नहीं रहती थी और आगे दूर दूर तक कोई नए सपने नहीं रहते थे। कोई नहीं था जिसके दरवाजे पे हम दोनों जाके कह सकें हम मुश्किल में हैं, हम भटक गए हैं। फिर हम अकेले चल दिए थे, पैदल उस वीरान अंतहीन रास्ते पर, रिचा एक और, मैं एक और। तब से बस चल ही रहा हूं मैं। वो न जाने कहां गुम हो गई। मैं जॉगिंग ट्रैक पे हांफता चला जा रहा था।
जॉगिंग ट्रैक से उतर के कोने में गया बेंच पे बैठने को, और फिर मैं गिरने लगा। सही कहा था डॉक्टर ने, 40 साल की उम्र में एक और आदमी को हार्ट अटैक आ गया था। ओस में भीगी घास पे गिर गया था मैं। आंखें बंद थीं, जैसे गहरी नींद हाथ फैलाए मुझे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही हो। पहले पहले किसी ने देखा ही नहीं मुझे, लेकिन सब कुछ सुनाई पड़ रहा था। चिड़ियों का चहचहाना, जॉगिंग करते आसपास में बोलते लोग, पानी की बोतल बेचते लड़के की साइकिल की आवाज, बाहर सड़क पे सुबह की खामोशी तोड़ती कुछ गाड़ियां। कुछ पल और बीत गए। मेरे दिल में चुभता हुआ दर्द हो रहा था, लेकिन मैं आवाज देके किसी को बुलाने की हालत में नहीं था, और मोबाइल फोन भी घर पे छोड़ आया था। एक वक्त था जब फोन पे नंबर 1 पे मेरी बीवी रिचा का नंबर स्पीड डायल पे दर्ज होता था। अब इस शहर में कोई मेरा इतना करीबी बचा ही नहीं जिसे मुश्किल में मदद के लिए बुला सकूं। एक वक्त था जब मैं हर नई डायरी खरीदने पर सबसे पहले पन्ने पर उसका नाम लिखता था, और लिखता था, इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रिचा। मैं शॉर्ट्स और जूते पहने था। वहीं जमीन पे पड़े पड़े गीली घास की नमी धीरे धीरे मेरे मोज़ों को नम तो कर रही थी, पर मेरे पांवों को महसूस नहीं हो रहा था। बेजान मन के किसी कोने में घड़ी की सुइयां सी गिन रहा था। अचानक एक छोटे लड़के की आवाज आई, पापा पापा, वहां एक आदमी मरा पड़ा है। एक और आवाज आई, ओ माय गॉड। सीमेंट के जॉगिंग ट्रैक पे पैरों के तेज तेज चलने की आवाज आई। 1, 2, फिर कई लोग आ गए। मेरी आंखें बंद थीं, पर मन सुन रहा था। अरे नब्ज देखो भाई। अरे पुलिस का मामला है भैया, 100 नंबर में फोन कर दो, क्यों पचड़े में पड़ते हो। सब सुन रहा था मैं, पर असहाय था। मुझे पता चल गया था कि मैं मौत के करीब था। अफसोस कर रहा था, क्यों याद शहर माँ पापा को 3 दिन से फोन नहीं किया। रिचा को याद कर रहा था। तुम क्यों चली गई रिचा? आज तुम होती तो मैं यहां घास पे बेजान नहीं पड़ा होता, इन बेदिल लोगों के लिए तमाशा नहीं बन गया होता। अरे ये तो अपनी सोसाइटी का तरुण है, आओ भाई आओ, उठाओ इसे। तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा होता रिचा। तुमने मेरी जिंदगी को यूं बिखरने नहीं दिया होता। नब्ज चल रही है, नब्ज चल रही है, गाड़ी लाओ गेट के पास। हाथ दीजिए भाई उधर से, हमीद भाई। तुम क्यों चली गई रिचा? मैं तुम्हारे बिना खत्म हो गया। मुझे गाड़ी की पीछे की सीट पे रख दिया गया था। अपने निकम्मे नाकारा जीवन में शायद कभी किसी का भला किया होगा, जो मेरी बिल्डिंग के कुछ लोगों ने एक मरते हुए आदमी को अस्पताल ले जाने का फैसला लिया था। मेरे पांव पीछे किसी आदमी ने अपनी गोद में रख लिए थे। मेरी आंखें बंद थीं, मन सब सुन रहा था। सांस है क्या अभी? ड्राइवर सीट पे बैठे आदमी ने पूछा। किसी ने मेरी कलाई पकड़ी। नब्ज जा रही है, उसने कहा। मैं अब भी खुद से पूछ रहा था, तुम क्यों चली गई रिचा? हम तो परफेक्ट पिक्चर पोस्टकार्ड कपल थे। यही तो कहते थे ना सब लोग हमें। मंडप के नीचे यज्ञ की वेदी के सामने बैठकर मंत्रों के उच्चारण के बीच मैंने देखा था तुम्हें, ऐसे जैसे उससे पहले कभी नहीं देखा था। हल्की सी थकान, माथे पे पसीने की 2 बूंदें, बिखरी हुई बालों की एक लट, और मुझे देख के होठों के किनारों की दहलीज पे खड़ी एक मुस्कुराहट। नब्ज देखते रहो, हमीद भाई फोन लगाइए इमरजेंसी में, बोलिए पेशेंट को ला रहे हैं। अरे भाई इसका कोई घरवाला यहाँ पे फोन कर सके जिसे। तुम्हें पता है रिचा, उस दिन पहली बार फूलों से सजे उस मंडप के नीचे तुम, जो मस्ती में कॉमन फ्रेंड्स की वजह से मुझसे शादी करने के लिए हाँ तो कर बैठी थी, तुम मुझे पहली बार देख के शर्माई थी। शायद पहली बार एक दुल्हन जैसा महसूस किया था। कितने अच्छे कटे थे हमारे शुरुआत के दिन। हनीमून पे लॉग हट में बैठ के फायरप्लेस के किनारे मैंने पहली बार जाना था कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे इससे भी खूबसूरत एक मन था। राइट लो, इधर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा। ओए रिक्शा हटना। फिर क्यों वो खूबसूरत रिश्ता अचानक थोड़ा कम खूबसूरत लगने लगा था? फिर क्यों हम एक दूसरे से दूरियां महसूस करने लगे थे? क्यों छोटी छोटी बातों पे झुंझलाने लगे थे?
वही चीजें जो पहले अच्छी लगती थी। तुम्हारा ऑफिस फोन करके पूछना कि मैं शाम को क्या खाऊंगा, क्यों इसी पे खींच लगने लगी थी। क्या कम हो गया था ऋचा? स्ट्रेचर स्ट्रेचर, हाँ इमरजेंसी वार्ड में ले चलो भाई। तुम पार्टी से देर से आती थी, मैं अकेला रहता था। फिर मैं देर से आने लगा था। मैं अक्सर तुम्हारे पेरेंट्स के घर जाना नहीं पसंद करता था। और फिर एक दिन तुमने कहा तुम मॉडल बनना चाहती हो। इनको हार्ट अटैक हुआ है भाई, सर्जरी करनी होगी। कोई इनका रिश्तेदार, कोई घर वाला है आप में से? यहाँ वही तरुण की वाइफ कहाँ है? उसने छोड़ दिया यार उसे। क्यों छोड़ के चली गई तुम मुझे ऋचा? ऑक्सीजन सिलेंडर ढकेल के लाया जा रहा था। नर्सें तेज तेज चल के इंतजाम कर रही थीं। मुझे ऑफिस निकलता हूँ यार, आज क्राइसिस है, मैं चलता हूँ। मुझे आवाज सुनाई दी, थैंक्स सो मच यार, बड़ी हेल्प की तूने। कोई मिला तरुण का घर वाला? फिर एक नर्स की आवाज आई, इनकी फैमिली से है कोई? नहीं मैडम, पता कर रहे हैं। बाहर कोई और एम्बुलेंस किसी और मरते हुए आदमी को लाके रुकी। सर पे खून निकला है गिरते टाइम चोट से, पुलिस केस है। साइन नहीं होंगे तो ऑपरेशन शुरू नहीं होगा सर। मैडम क्या कह रही हैं, ये आदमी मर जाएगा। मैं माफी चाहता हूं ऋचा कि मैं तुमको अपने मम्मी पापा से मिलने जाने देने पे ऐतराज करता था। हस्बैंड्स कभी कभी हस्बैंड्स कम और जेलर ज्यादा बन जाते हैं। ये सोचते हैं कि बीवियां उनकी सेवा के लिए हैं, अब माता पिता की सेवा करने क्यों जा रही हैं। मुझे माफ कर देना ऋचा, इतनी छोटी सी बात पे मैं इतना छोटा हो गया था। तुम्हें नाराजगी दिखाने लगा था, जिद्दी था मैं। तुम्हारे मन को कभी समझ नहीं पाया, खासकर तब जब शुरू शुरू में पापा मम्मी साथ रहने आते थे। ऑपरेशन थिएटर ले चलो। नई ब्याही एक लड़की का मन कहां कोई पुरुष आज तक समझ पाया है। नए घर, नए लोगों के बीच आके रहने की घबराहट, सबकी आकांक्षाओं उम्मीदों पे खरे उतरने का दबाव। सीजर्स प्लीज। शायद ये किसी डॉक्टर की आवाज थी। ऑपरेशन चालू होने वाला था। बेहोश करने जा रहे थे मुझे। और ऋचा, क्यों मैं तुम्हें कभी यकीन नहीं दिला पाया कि रुक्मिनी सिर्फ मेरी दोस्त थी? पत्नी के अलावा किसी भी पुरुष और स्त्री के रिश्ते को पवित्र होने के लिए राखी बांधना जरूरी नहीं होता है। कितनी छोटी छोटी बातें हमारे रिश्ते को अंदर से रौंद रही थीं। हम दोनों के साथ दो और बिन बुलाए मेहमान रहने लगे थे। हमारी ईगो, अहम। शायद मैं चाहता था कि तुम वही सेवा करने वाली बीवी बन जाओ, इतनी आजाद न हो जाओ कि मुझसे दूर चली जाओ। मैं गलत था ऋचा। मॉडलिंग करने से मेरा तुम्हें रोकना गलत था, लेकिन तुम्हारा उस शाम दरवाजा स्लैम करके घर छोड़ के चला जाना, वो भी नहीं सही था ऋचा। और फिर कभी पलट के ना देखना, वो कहां सही था। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई ऋचा? एनेस्थीसिया प्लीज, स्टैंड बाय। जीवन और मृत्यु नाम के दो विशाल पहाड़ों के बीच एक छोटा सा पुल होता है, पतला, पगडंडी जितना पतला। मैं ऑपरेशन थिएटर की टेबल पे थोड़ी था। मैं आज उस जीवन और मृत्यु के बीच संकरे से पुल पे खड़ा था और याद के थपेड़े मुझे झंझोड़ रहे थे। याद शहर का बचपन याद आ रहा था, जिसमें बुजुर्गों के पैर छूने पे वो कहते थे, खूब बड़ा हो जा बेटा। क्या मिला बड़ा होके? बेवकूफ हो जाते हैं हम बड़े होके, रिश्तों की कदर नहीं करते, लोगों की कदर नहीं करते। काश मैंने की होती, और काश तुमने एक बार मुझे बिठा के समझाया होता कि बात मॉडलिंग की नहीं थी, बात उन सपनों की थी जो तुमने बचपन से अब तक देखे थे। और ये सोचा था कि मैं तुम्हारा जीवन साथी, वो शख्स जो दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता था, उन सपनों को पूरा होने दूंगा, मदद करूंगा। तुमने कभी दोस्त बन के मुझे समझाया होता कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए कितना जरूरी था। लेकिन मैंने नासमझी में तुमसे कह दिया कुछ, और तुम मुझे छोड़ के चली गई ऋचा। इतनी छोटी छोटी बातों से टूट गया हमारा रिश्ता। कांच के खिलौने जैसा खूबसूरत, लेकिन कांच के खिलौने जैसा ही कमजोर निकला। काश हम ऐसे नहीं होते। काश अपनी टुकड़ा टुकड़ा नासमझी के कारण हमने बाकी जिंदगी बस ये समझने में न बर्बाद कर दी होती कि हम कितने नासमझ थे। ऑपरेशन खत्म हो गया था।
मुझे बदकिस्मती से एक नई जिंदगी मिल गई थी। भयानक भीड़ के बीचों बीच चलता एक अकेला मुसाफिर और बहुत बहुत ज्यादा अकेला होके ऑपरेशन थिएटर से वापस आ रहा था। अब मेरी गलतियां, मेरा अहंकार, मेरा ईगो तक मेरे साथ नहीं थे। कुछ घंटों बाद जब मुझे ठीक से होश आया तो डॉक्टर और नर्स सामने खड़े थे। नर्स ने कहा, आपको मेजर हार्ट अटैक हुआ था। वो तो अच्छा हुआ टाइम से यहां पे आ गए। पेपर्स पे साइन कौन करेगा? मैंने कहा, जी मैं ही। नर्स बोली, आपके वॉलेट में एक छोटी सी पुरानी डायरी में ऊपर लिखा था, इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रिचा। मैंने कहा, हाँ लेकिन वो। नर्स ने कहा, जी वो आ गई हैं, 4 घंटे से बाहर बैठी हैं। कोई और नहीं था, उन्होंने ही ब्लड दिया। बहुत परेशान है आपके बारे में। उन्होंने बताया कि वो आपकी वाइफ है। दरवाजा खुला, सामने रिचा खड़ी थी। एक शॉर्टकट जिंदगी बिना शॉर्टकट के जीने का वक्त आ गया था। बस इतनी सी थी आज की कहानी।